नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जेई का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्रैम्बल्स रूल। देखिए, क्रैम्बल्स रूल का यूज जो हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं और इसका यूज कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी एग्जामिन करने के लिए भी करते हैं। तो देखिए, क्रैम्बल्स रूल आपका क्या है समझिएगा बेसिक से। जेई का इतिहास में इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, हमेशा ही आता है। 2019 का जेई में आया, 2020 का जेई में आया। देखिए, लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम माना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे a1x प्लस v1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और हमने तीन इक्वेशंस क्या किया लिया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन को हम लोग बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका से क्रैम्बल्स रूल से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जब मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, या इसे क्रैम्बल्स रूल से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल आज हम लोग इसे क्रैम्बल्स रूल से इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे कि क्रैम्बल्स रूल से ये तीनों सॉल्व कैसे होगा। अच्छा, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके क्या मतलब कि जो वेरिएबल टर्म है एक्स वाई जेड, उसका वैल्यू निकालना है। अगर कहीं पर लिखा जाए सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू फाइंड द वेरिएबल एक्स वाई जेड। ओके, आपको ही फाइंड आउट करना है। अब देखिए, आपको चाहिए जैसे x निकालना है, जैसे आपको x निकालना है तो क्या करेंगे x, और नीचे क्या करेंगे x। अब देखिए, वेरिएबल आपका कहां से स्टार्ट हुआ है, x y z, ठीक है, और इधर कांस्टेंट है। अब यदि आपको x चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। यदि आपको x चाहिए तो यहाँ पर x का तीनों इक्वेशन में x का जो भी कोफिशिएंट है उसको आप हाइड कर लीजिए, उसको आप छिपा लीजिए। यहाँ पर x का कोफिशिएंट a1, a2, a3 था, इसको छुपा लिया। इसके छुपाने के बाद जो कोफिशिएंट क्या क्या बचा, b1, b2, b3, c1, c2, c3, d1, d2, d3, यही तीन कोफिशिएंट बचा। आई रिपीट, फिर से एक बार कर देते हैं। x का जो वैल्यू निकालना है, तो x का यदि वैल्यू निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, x का जो तीनों इक्वेशन में कोफिशिएंट है x का, उसको हाइड कर लेंगे, उसको छुपा लेंगे। इसको छिपाने के बाद जो कोफिशिएंट बचेगा b1, b2, b3, c1, c2, c3, d1, d2, d3, यही बचेगा आपका। लेकिन यही सीक्वेंस में हम लिख लेंगे, चूंकि x y z से आपका स्टार्ट हुआ है, तो x का जो कोफिशिएंट है, चूंकि x है, पहला x वेरिएबल x है, यहाँ पहला वेरिएबल x है, तो चूंकि x का कोफिशिएंट a1, a2, a3 ना लिख के कांस्टेंट लिख देंगे d1, d2, d3। समझ में आया? x का कोफिशिएंट x जैसे हमको निकालना है तो उसके नीचे डिटरमिनेंट लिखना है। x लिखा, उसके नीचे डिटरमिनेंट लगा देंगे, और डिटरमिनेंट लगा के x का कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, x के कोफिशिएंट के बदले d1, d2, d3 लिखेंगे, यानी कांस्टेंट वाला टर्म लिखेंगे। उसके बाद x का कोफिशिएंट लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है, b1, b2, b3, सीक्वेंस में फिर चल जाइए, b1, b2, b3, और इधर c1, c2, c3। समझ गए? अब देखिए, इक्वल टू, अगर y का आपको चाहिए वैल्यू तो y के नीचे क्या करेंगे, डिटरमिनेंट एक लेंगे 3/3 ऑर्डर का। अब y का कोफिशिएंट क्या करेंगे, हिडन कर देंगे। y का कोफिशिएंट कौन है, b1, b2, b3। अब उसके y का कोफिशिएंट जो है उसको हाइड करके जो जो बचा उसको लिख दीजिए। तो बचा क्या आपका, a1, a2, a3, ठीक है। x का कोफिशिएंट a1, a2, a3, देखिए जिसको भी हाइड करेंगे शुरू से देखेंगे क्या क्या बचा। अब बाई के जो टर्म आएगा, बाई b1, b2, b3 लिखना था, नहीं, अब बाई का कोफिशिएंट नहीं, जैसे ऐसे किए तो इस बार बाई का कोफिशिएंट जो b1, b2, b3 नहीं लिखेंगे, उसके जगह हम लोग d1, d2, d3 लिख देंगे, और जो बच्चा है
C1 C2 C3। समझ में आया कुछ कुछ। अब देखिए अगर आपको Z चाहिए क्या कीजिए करेंगे, Z के नीचे फिर एक डिटरमिनेंट हम लोग ले लेंगे। इस बार Z का कोफिशिएंट C1 C2 C3 उसको हाइड कर देंगे, तो बचेगा कौन कौन, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और D1 D2 D3। उसी तरह लिख देंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3। देखिए चूंकि हम लोगों ने क्या किया, Z का कोफिशिएंट हाइड किया, Z का कोफिशिएंट हाइड करने के बाद कौन कौन बचा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और D1 D2 D3। तो लिख दिया A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3। x था x पहला आ रहा था, तो x के कोफिशिएंट की जगह D1 D2 D3 लिखा, और x के कोफिशिएंट को छोड़ के x के कोफिशिएंट को हाइड करके जो जो आपको बचा y का कोफिशिएंट c का कोफिशिएंट वो लिख दिया। अब y लिखना है तो y के नीचे क्या करेंगे, y का कोफिशिएंट को हाइड कर देंगे, B1 B2 B3 उसको हाइड कर देंगे, तो बचेगा कौन, x का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट कांस्टेंट, तो हमने फिर x का कोफिशिएंट लिखेंगे A1 A2 A3। लेकिन अब y है, y के जो कोफिशिएंट हमने ओमिट किया है B1 B2 B3, तो y के कोफिशिएंट की जगह आपको कांस्टेंट टर्म लिखना है D1 D2 D3, उसके बाद C1 C2 C3। सिमिलरली z है, z लिखना है तो z नीचे डिटरमिनेंट लगा के, तो z का कोफिशिएंट हाइड करने के बाद क्या बचेगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब z का कोफिशिएंट हाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, D1 D2 D3, वैसे लिख दिया। अब एक लिख देंगे इक्वल टू 1, कांस्टेंट वाला भी लिखेंगे। इसमें कांस्टेंट वाला कौन कौन है भाई साहब, D1 D2 D3। जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको हाइड कर देंगे तो क्या क्या बचेगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। लिख दीजिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखा हमने कांस्टेंट का कोफिशिएंट हाइड किया तो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट आपका बचा। x का कोफिशिएंट A1 B1 C1 अपन लिख दिया इसे, फिर A2 B2 C2 A3 B3 C3। समझ में आया इतना बात, ये लिखने आ गया भाई, x के नीचे वाला क्या लिखते हैं, y के नीचे वाला क्या लिखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आया, होप सो आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिए बात को, इसको हम लोग बोलते हैं x बटे, ये जो पूरा चीज है x के नीचे जो डिटरमिनेंट दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा 1 y बटे, अब इसके नीचे जो चीज है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा 2। सिमिलरली z के नीचे जो चीज है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा 3, z बाय डेल्टा 3। और कांस्टेंट वाला जो टर्म है उसे 1 बाय डेल्टा हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर लिखिएगा कि वेयर जहां आपका डेल्टा 1 क्या हुआ करता था, जहां आपका डेल्टा 1 जो है x के नीचे वाला जितना जितना कोफिशिएंट था वो होता था, क्या क्या भाई साहब, D1 भाई साहब, D2 भाई साहब, D3 भाई साहब, यही होता था B1 B2 B3 C1 C2 C3। सिमिलरली आपका डेल्टा 2 चाहिए तो डेल्टा 2 क्या होता था, डेल्टा 2 में y के कोफिशिएंट को हाइड करके उसके जगह D1 D2 D3 कांस्टेंट टर्म लिख देते थे, यानी A1 A2 A3 D1 D2 D3 और C1 C2 C3। समझ में आया भाई, D2 की जगह हम लोग यही लिखते थे इनफैक्ट डेल्टा 3 इक्वल टू, अब डेल्टा 3 की जगह क्या करेंगे, z का कोफिशिएंट हाइड करेंगे और x y का कोफिशिएंट अपन लिख देंगे, क्या क्या बचेगा आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3। ठीक है, एंड और बचा क्या, डेल्टा आपका ही हुआ करता था कांस्टेंट वाला चीज, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यही हुआ करता था। अब समझ में आया, x के नीचे डेल्टा 1 इक्वल टू दिस, y के नीचे डेल्टा 2 इक्वल टू दिस। कैसे आया, देखिए डेल्टा 2 चाहिए तो y का कोफिशिएंट हमको क्या कर देंगे, हिडन कर देंगे, हाइड कर देंगे, और y के कोफिशिएंट के जगह, जैसे आपको सीक्वेंस में चलना, पहले x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट की जगह क्या करेंगे, कांस्टेंट वाला टर्म रख देंगे। अगर आपको डेल्टा 3 चाहिए, आपको z चाहिए, तो क्या करेंगे, z के कोफिशिएंट की जगह डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3
सॉरी जेड के कोफिशिएंट की जगह D1 D2 D3 हम लोग रख देंगे, बल्कि C1 C2 C3 नहीं रखेंगे, D1 D2 D3 रखेंगे। और कांस्टेंट है तो उसमें कांस्टेंट D1 D2 D3 इसको हाइड करके x y z का जो कोफिशिएंट उसको सीक्वेंस में रख देना है। तो आपने ये चीज इतना समझा। अब देखिए यहां से देखिए, अब एक बात और समझना है आपको, एक बात समझिएगा। एक्स बटे रूल होता है, ऐसा ऐसा करके क्रैम्बल साहब ने रूल, जैसा रूल होता है। देखिए अब आपको इससे पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने से आपको एक्स वाई जेड का मान चाहिए। अगर आपको एक्स का मान चाहिए तो क्या करेंगे, चूंकि एक्स बटे डेल्टा वन, एक्स बटे डेल्टा टू, एक्स बटे डेल्टा थ्री 1 बटे डेल्टा के बराबर है, सारा चीज 1 बटे डेल्टा के बराबर है। तो जिस भी वेरिएबल का वैल्यू चाहिए उसे कांस्टेंट से हम इक्वेट करेंगे। जैसे x का मान चाहिए तो x बटे डेल्टा वन को 1 बाय डेल्टा से इक्वेट करेंगे, तो x बाय डेल्टा वन इक्वल टू 1 बाय डेल्टा लिख देंगे। ठीक है, x बटे डेल्टा वन इक्वल टू 1 बाय डेल्टा, जिसका जिस भी वेरिएबल का आपको वैल्यू चाहिए उस वेरिएबल को क्या करेंगे, उसका जो चीज है उसको कांस्टेंट से इक्वेट कर देंगे। x बटे डेल्टा वन इक्वल टू 1 बटा डेल्टा। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना आपका आ जाएगा, x इक्वल टू डेल्टा वन उधर जाएगा तो डेल्टा वन इंटू वन, डेल्टा वन, तो x का मान कितना जाएगा, डेल्टा वन बाय डेल्टा, यानी x का वैल्यू आपको कितना आ गया, डेल्टा वन बाय डेल्टा आ गया। x का मान कितना आ गया, डेल्टा वन बाय डेल्टा आ गया। सिमिलरली आपको y चाहिए तो y के नीचे जो चीज है उसको 1 बाय डेल्टा से इक्वेट कर देंगे, तो y बाय डेल्टा टू इक्वल टू 1 बाय डेल्टा एंड y इक्वल टू डेल्टा टू बाय डेल्टा। तो y का मान आपका कितना आ गया, डेल्टा टू बाय डेल्टा। सिमिलरली आपका z का मान चाहिए तो इसको इससे इक्वेट कर देंगे तो कितना आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा z बाय डेल्टा थ्री इक्वल टू 1 बाय डेल्टा एंड z इक्वल टू फाइनली आपका डेल्टा थ्री बाय डेल्टा आपका आता है। ये चीज दिमाग में रखना है कि x का मान चाहिए तो डेल्टा वन बाय डेल्टा, y का मान चाहिए डेल्टा टू बाय डेल्टा, z का मान चाहिए तो डेल्टा थ्री बाय डेल्टा होता है। इसको लिख लीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सब भाई, लिख लीजिए, इसको नोट कीजिए, याद रखिएगा। x बटे डेल्टा वन इक्वल टू x बटे डेल्टा वन, y बटे डेल्टा टू एंड z इक्वल टू डेल्टा थ्री बाय डेल्टा। इसको नोट कीजिए जल्दी। ये रूल है, x के नीचे कोफिशिएंट लिखेंगे, x को छुपा, x को हाइड करके, y के नीचे क्या करेंगे, डिटरमिनेंट लेके y का कोफिशिएंट को हाइड करेंगे। z चाहिए तो z के नीचे क्या करेंगे, डिटरमिनेंट लेके z का कोफिशिएंट हाइड कर देंगे। कांस्टेंट चाहिए तो कांस्टेंट के कोफिशिएंट को हाइड करके x y z का तीनों का कोफिशिएंट आपको राइट आउट करना है। ठीक है, होप सो आप लिख लिए होंगे इसे। याद रखना रिलेशन, x इक्वल टू डेल्टा वन बटे डेल्टा, डेल्टा वन क्या होता है दिस, डेल्टा टू क्या होता है दिस, डेल्टा थ्री क्या होता है दिस, डेल्टा क्या होता है दिस। x का मतलब डेल्टा वन बाय डेल्टा, y का मतलब डेल्टा टू बाय डेल्टा, z का मतलब डेल्टा थ्री बाय डेल्टा। ओके, लिख लिए आप, इसको आप लिख ही लिए होंगे। देखिए एक बात समझ जाइए, एक चीज है कि x बराबर आपका कितना भी आया, डेल्टा वन बाय डेल्टा आपका ही आया। अब इसका प्रूफ हम कर देते हैं, वो तो एक विधि आता है, क्रैम्बल सुसाइस। आप इसका प्रूफ देखिए, डेल्टा वन इक्वल टू आप कितना आपका दिया हुआ है, इसको प्रूफ कर देते हैं हम लोग, बहुत जरूरी भाई, इसको प्रूफ कर देते हैं। डेल्टा वन इक्वल टू कितना दिया हुआ है, D1 D2 D3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3, यही है। अब ध्यान दीजिए, डेल्टा वन इक्वल टू कितना आपका जाएगा, D1 का मान अभी अभी जो मिटाया उसमें क्या था, A1x प्लस B1y प्लस C1z, यही था। D2 का मान क्या था, A2x B2y प्लस C2z, ये तीसरा क्या था, A3x प्लस B3y प्लस C3z, B1 B2 B3
C1 C2 C3। ध्यान दीजिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं हम लोग। देखिए हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, x इक्वल टू डेल्टा वन बाय डेल्टा। अरे अभी तो बताया था ना यार, इक्वेट किया तो x का मान डेल्टा वन बाय डेल्टा है, लेकिन इसको एक और तरीके से हम प्रूफ कर देते हैं। देखो यार, डेल्टा वन इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, a1x a2x a3x, क्या ये लिख सकते हो, और b1 b2 b3 c1 c2 c3, और प्लस b1y प्लस c1z b2y प्लस c2z b3y प्लस c3z b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये लिखा। देखिए अब डिटर्मिनेंट आप पढ़िएगा तो उसमें आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगा कि डिटर्मिनेंट का कॉमन किसी एक रो या किसी एक कॉलम से आ रहा है। क्योंकि पहला नंबर कॉलम में x x x है तो कॉमन हम x लिख सकते हैं, यहाँ 100% करेक्ट है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करके। अब देखिए, अब इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, इसको फर्दर हम लोग पहले ये लिखेंगे फिर। अब देखिए चूंकि डिटर्मिनेंट का कॉमन किसी एक रो या किसी एक कॉलम से आता है तो x हम कॉमन ले सकते हैं, x लिया कॉमन। अब कितना आ गया आपका, a1 आ गया, a2 आ गया, a3 आ गया, b1 b2 b3, ठीक है। अरे यार c1 c2 c3 कहाँ गया, हाँ लिखना है c1 c2 c3, राइट, प्लस। अब देखिए चूंकि दो चीज प्लस में है और दो अलग अलग चीज है तो ये दोनों में फिर प्रॉपर्टी लग जाएगा, तो एक प्रॉपर्टी लेके क्या हो जाएगा, फिर बाय कॉमन आ जाएगा, तो बाय कॉमन लेके आपका जाएगा b1 b2 b3, ठीक है, फिर b1 b2 b3, फिर c1 c2 c3, ठीक है, प्लस फिर z कॉमन लेके क्या बचेगा, c1 c2 c3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है, यही बचेगा आपका। अब बताएं हम लोग 10-20 बार बताए हैं, यहाँ पे नहीं बताए, यूट्यूब पे नहीं डाले वीडियो। देखिए डिटर्मिनेंट का किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम, ध्यान सुनिएगा, एक डिटर्मिनेंट का किसी भी दो कंप्लीट रो या किसी भी दो कंप्लीट कॉलम यदि आइडेंटिकल आ जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। यहाँ पर कॉलम नंबर 1 देखिए और कॉलम नंबर 2 देखिए, दोनों का कॉलम्स आइडेंटिकल है तो इसका मान 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉलम नंबर 1 देखिए और कॉलम नंबर 3 देखिए, यहाँ पर भी दो आइडेंटिकल कॉलम आ गया, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज 0, ये भी 0 हो गया। बचा आपका कितना, बचा आपका डेल्टा 1 इक्वल टू x गुना, अब इसका मान आपका कितना है, इसका मान आपका देखिए यहाँ से डेल्टा यानी x गुना डेल्टा, यानी आपका x बराबर डेल्टा 1 बाय डेल्टा आपका आ गया। तो x बराबर डेल्टा 1 बाय डेल्टा हमने प्रूफ कर दिया। आप फिर एक सिमिलरली करके लिख सकते हो कि सिमिलरली भाई y बराबर डेल्टा 2 बाय डेल्टा हो जाएगा और z बराबर डेल्टा 3 बाय डेल्टा हो जाएगा। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा क्या है ये लिखने आना ही चाहिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। चलिए लिखिए, इतना नोट कीजिए। होप्स आप लिख लेंगे। लिख लीजिए इसको पहले। देखिए अब कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी में इसी पे बात कर लेते हैं, इसी से यही फंसाता वो। देखिए कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या है आपका, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए भाई, कंसिस्टेंसी
and inconsistency of system of equation. कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो लिखा था a1x प्लस b1 y प्लस c1z इक्वल टू d2 a2x a3x ऐसा लिखा था, उसमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करना है. देखिए मतलब पहले समझिए कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है. तो कंसिस्टेंसी मतलब होता है हैविंग सॉल्यूशन, मतलब उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास सॉल्यूशन होगा. कंसिस्टेंसी मतलब क्या, उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास सॉल्यूशन होगा. सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई जेड का वैल्यू निकलेगा. अब ये सॉल्यूशन कैसा हो सकता है, तो ये सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है, मतलब उसका यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है. इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है. तो कंसिस्टेंसी मतलब क्या, उसका सॉल्यूशन होगा. सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा. दो केस में बनेगा. अब इनकंसिस्टेंसी की हम लोग बात करते हैं. तो इनकंसिस्टेंसी में आपका क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी में हैविंग नॉट सॉल्यूशन, मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं होगा. इनकंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, हैविंग नॉट सॉल्यूशन, मतलब इसका हल नहीं निकलेगा. मतलब इसमें जो है इसका एक भी एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं निकलेगा, इसमें नो सॉल्यूशन का केस आ जाएगा. तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का मतलब समझ गए. अब देखिए केस वन, देखिए केस वन इसी का बता रहे. इफ डेल्टा इक्वल टू 0, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0. ध्यान से बात को समझिएगा, एक एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट हम बोल रहे हैं. यदि डेल्टा शून्य के बराबर नहीं है, डेल्टा यदि, कौन डेल्टा, ये डेल्टा यदि 0 के बराबर नहीं है, देन तब सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज consistent विथ यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है. यदि डेल्टा शून्य के बराबर नहीं है, डेल्टा 0 के बराबर नहीं है, तब सिस्टम ऑफ इक्वेशन. अरे देखो ना यार, x का मान क्या था, डेल्टा 1 बाय डेल्टा, y का मान डेल्टा 2 बाय डेल्टा, z का मान डेल्टा 3 बाय डेल्टा. अगर डेल्टा 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 तीनों नीचे है, 0 के बराबर हो जाता तो x का इन्फिनाइट आ जाता, y इन्फिनाइट नॉट डिफाइंड होता. इसीलिए x यदि 0 के बराबर नहीं है, रिपीट कर रहे हैं, x यदि 0 के बराबर नहीं है, तब सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका कंसिस्टेंस होगा यूनिक सॉल्यूशन के साथ. यूनिक सॉल्यूशन के साथ. दूसरा केस देखिए, केस 2 लिखिए. इफ डेल्टा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3, ये भी शून्य के बराबर आ जाए आपका. समझ रहे हैं. कहता है डेल्टा 0 के बराबर है, ठीक है, और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी शून्य के बराबर हो, देन तब सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. तब सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा विथ इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, और उसके पास हजारों हजार करोड़ों करोड़ सॉल्यूशन होगा. कब, यदि डेल्टा 0 के बराबर हो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी 0 के बराबर, तब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंस होगा इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन के साथ. केस 3 की बात अपन करें तो केस 3 में इफ डेल्टा बराबर 0, यदि डेल्टा 0 के बराबर हो एंड डेल्टा 0 के बराबर हो भाई साहब, एंड और एमंग डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3, ध्यान दीजिए बात के, यदि डेल्टा 0 के बराबर है और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 के एमंग एटलीस्ट 1 इज नॉन जीरो, then the
सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, एक ही केस में इनकंसिस्टेंट हो, ध्यान दीजिए। जैसे इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन में क्या था कि डेल्टा 0 है और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों 0 है, तब कंसिस्टेंस होता था और इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होता था। अब इसमें केस 3 क्या, डेल्टा 0 के बराबर हो और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 के तीनों के एमंग, मतलब तीनों में कम से कम एक नन जीरो हो। मतलब जैसे कि कम से कम एक नन जीरो, क्या, डेल्टा 0 बराबर मतलब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, इसमें से कम एक यदि नन जीरो आ जाए, मतलब एक जीरो के बराबर नहीं है, जैसे एक 2 आ गया और बाकी दोनों 0 आ गया, तब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। या यही 0 के बराबर आ जाए, यही 0 बराबर नहीं है, यही 0 बराबर नहीं है, मतलब तीनों में से कोई भी एक यदि 0 के बराबर नहीं है और डेल्टा 0 बराबर, तब सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंस होगा, इनकंसिस्टेंस होगा मतलब नो सॉल्यूशन होगा। तो ही इनकंसिस्टेंसी था। होप्स आप लिखनी होंगी, इसको लिख लिए, इसको लिख लीजिए। अब एक क्वेश्चन देखिए, सॉल्व बाय क्रैम्बल्स, सीबीएसई में सब क्वेश्चन आता है अक्सर। क्वेश्चन है वीवीआई और सीबीएसई में आता है, सॉल्व बाय क्रैम्बल्स रूल, ऐसा क्वेश्चन करके आता है। जैसे क्वेश्चन हम लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2004 में आया हुआ है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 2। चलिए लिखिए, इसको बनाइए, इसको जैसे बताए थे हम लोग। ट्राई कीजिए भाई, ट्राई। देखिए, चूंकि से क्या क्या चीज से बनाना है, क्रैम्बल्स रूल से बनाना है। एक्स बार क्या होता है, डेल्टा 1 बाय डेल्टा, वाई बाय डेल्टा 2 बाय डेल्टा, जेड बाय डेल्टा 3 बाय डेल्टा, फॉर्मूला याद रखिएगा। अब डेल्टा 1 क्या होता है उसको निकाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले डेल्टा 1 चाहिए। डेल्टा 1 में क्या करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट को हाइड करते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट को जो हाइड करेंगे 1 2 1 है, तो जो हाइड करेंगे कोफिशिएंट उसके जगह कांस्टेंट लिख देंगे, यानी कांस्टेंट कितना लिख देंगे, 3 2 2। ठीक है, अब एक्स के कोफिशिएंट को हाइड करके 3 2 2 लिख दिया कांस्टेंट वाला। अब बाई जो वाला जो कोफिशिएंट वो लिख देंगे 1 -1 -2, फिर जेड वाला लिख देंगे 1 1 3। बिल्कुल सही। कॉमा देके क्या करेंगे, डेल्टा 2 लिखेंगे। डेल्टा 2 में क्या करेंगे, y का कोफिशिएंट हाइड करेंगे और फिर जो कोफिशिएंट बचा उसको लिख देंगे। लेकिन y को कोफिशिएंट जो हाइड करेंगे, रिपीट, y का कोफिशिएंट जो हाइड करेंगे उसके जगह हम लोग कांस्टेंट वाला चीज जो पीछे बताए थे d1 d2 d3 लिख देंगे। तो 1 2 1। अब y लिखना था तो y के कोफिशिएंट को तो हाइड कर दिया, 1 -1 -2 को उसके जगह क्या लिख देंगे, कांस्टेंट, यानी 3 2 2। और उसके बाद जेड का कोफिशिएंट लिख देंगे, वही बचा है 1 1 3। ठीक है,
सिमिलरली डेल्टा थ्री आपको क्या हो जाएगा, डेल्टा थ्री में क्या करेंगे, जेड का कोफिशिएंट को हाइड करके उसके जगह कांस्टेंट वाला टर्म लिख देंगे। जेड का कोफिशिएंट हाइड करेंगे, हमेशा देखिए ऑर्डर में ही लिखना ये, तो 1 2 1 लिख दिया, एक्स का कोफिशिएंट 1 2 1 लिख दिया, फिर वाई का कोफिशिएंट कितना लिख दिया हम 1 - 2 लिख दिया। अब जेड का कोफिशिएंट 1 1 3 था, उसको हाइड करके 3 2 2 लिख देंगे, 3 2 2 ये हो जाएगा आपका। अच्छा, और आपका डेल्टा फिर कितना आ जाएगा, डेल्टा में कांस्टेंट का कोफिशिएंट को हाइड कर देना है, 3 2 2 को हाइड कर देना है, और जो बच्चा एक्स वाई जेड उसका कोफिशिएंट आपको लिख लेना है। तो एक किसका कितना लिखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट 1 2 1, ठीक है, 1 -1 - 2, 1 -1 - 2, 1 1 3 यही लिख दिया, ठीक है। आपको इसको क्या बोला, सॉल्व करना है। सॉल्व करना है इसके क्या मतलब हुआ कि x बटा, आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड का मान निकलना है। x बटा कितना आया था इस केस में, डेल्टा 1 बाय डेल्टा आया था, तो डेल्टा 1 का मान निकाल लीजिए। तो डेल्टा 1 का देखिए वैल्यू निकालते हैं कितना आता है, ये सॉल्व करना सीबीएसई में 2004 में आया था, ये हर साल भी आता है। देखिए डेल्टा 1 सॉल्व करना जानते हैं, प्लस माइनस प्लस इस करेंगे, +3 लिया। अब 3 देखिए किस रो किस कॉलम में, पहला रो पहला कॉलम में, पहला रो पहला कॉलम में, पहला रो पहला कॉलम क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, बचेगा कि ये का डिटरमिनेंट लेंगे, 3 गुना -1 -3 अब +2 -3 अब -2 ये +2 यानी -1 बचेगा, ठीक है, -1 बिल्कुल बचेगा। फिर -1 लेंगे, तो क्या ये पहला रो दूसरा कॉलम खत्म हो गया तो कितना होगा, 3 दूनी 6 - 2 4 +1 लेंगे, पहला रो तीसरा कॉलम खत्म कर देंगे, 2 गुना -2 -4 -4 और -2 -4 + 2 -2, तो डेल्टा 1 आ गया -3 -4 -2, 3 गुना -1 -3 -1 गुना 4 -4 अब -2। अब ध्यान दीजिए 3 4 और 3 कितना हो गया 7 -7 -2 -9, समझ गए, डेल्टा 1 का मान कितना आपका आ गया -9 आ गया, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा 2 आप निकाल सकते हैं बिल्कुल, प्लस माइनस प्लस कर दिया, +1 लिया, पहला और पहला खत्म, 6 - 2 4। अब डिटरमिनेंट एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि आता ही होगा तोड़ने आपको, -3 लिया, पहला और दूसरा कॉलम में इसको डिलीट कर दिया तो 6 - 1 5, +1 लिया, +1 लेंगे, पहला और तीसरा कॉलम में खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 4 - 2 2, 4 - 5 15 +2 यानी 6 - 15 यानी आपका आ जाएगा -9 आपका आ जाएगा, 6 - 15 आपका कितना आ जाएगा -9 आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा 3 आपको चाहिए, डेल्टा 3 निकाल दीजिए। अब प्लस माइनस प्लस से चलना है, +1 लेंगे, पहला और पहला खत्म, -2 ध्यान दीजिए -2, अब -2 हो जाएगा, अब माइनस माइनस +4 यानी 2, ठीक है, -1 लेंगे, पहला और दूसरा कॉलम खत्म, 4 - 2 कितना होगा 2, +3 लेंगे, पहला और तीसरा कॉलम खत्म, -4 + 1, -4 + 1 कितना हो गया -3, -4 अब माइनस माइनस प्लस -4 + 3 1, अरे -4 + 1 या 3 -3, 2 - 2 अब -3 3 9 खत्म, डेल्टा 3 भी -9 ही आया। अब बचा क्या आपका डेल्टा का मान कितना आपका आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस लेके चलना है, +1 लिया, पहला और पहला खत्म, -3 अब +2, अरे -3 -1 × -1 × 3 -3 और -2 गुना 1 -2 यानी माइनस प्लस यानी -3 + 1 -1, ये -1 है सर, -1 लिया, पहला और दूसरा कॉलम खत्म, 3 दूनी 6 -1 5, +1 लिया, पहला और तीसरा कॉलम खत्म, -4 + 1 -4 + 1 -3 आपका आता है, सॉल्व कीजिए, -1 -6 -3 -10 आता है ये, ठीक है। लिख लीजिए, इसको पहले लिखिए या फिर मैच कर लेते हैं हम, ये दिया -3 + 2 -3 + 2 कितना आपका आ गया -1 -1 6
यहाँ गड़बड़ी हो गया, -5 ना भाई, डेल्टा बराबर -1 -5 -3 ना, तो -9 ना आएगा यार, बिल्कुल नहीं आएगा। तो डेल्टा 1 का मान क्या देखा, -9, डेल्टा 2 का मान -9, डेल्टा 3 का मान -3, डेल्टा का मान भी -9। ठीक है, पहले इसको ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में 5 मार्क्स में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएं, क्रैम्बल्स रूल फिक्स है 5 मार्क्स आपका। नीचे पहले इसको देखिए, इसको अब ध्यान दीजिए, आपको x चाहिए, x इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा 1 बाय डेल्टा। आपको अरे सॉल्व करना है, इसके क्या मतलब कि x y z जो वेरिएबल टर्म्स को मान निकालना है। तो x बाय डेल्टा 1 बाय डेल्टा होता है, डेल्टा 1 का मान आपने कितना निकाला, -9, बहुत सही किया आपने। और डेल्टा का मान भी कितना आया, -9 आया, -9 खत्म हो, कितना बच गया, x। इसके क्या मतलब, इसके मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू 1 आपका आ गया। इधर आइए, आपको y चाहिए, y मतलब डेल्टा 2 बाय डेल्टा चाहिए। सिस्टम ऑफ इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, डेल्टा 2 आपको कितना आया, -9 आया, और डेल्टा आपका कितना है, डेल्टा इनफैक्ट आपका -9 है, -9 खत्म, कितना बचा, 1, यानी y का वैल्यू भी क्या आया आपका, 1 आया। फिर क्या चाहिए, z चाहिए। अरे सॉल्व करना यार, क्रैम्बल्स सूत्र के मतलब क्या हुआ कि x y, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z in the following system of linear equation, in the following system of equations by using Crambles rules। Crambles rule क्या है, Crambles rules is used in determinant, उसका determinant में यूज होता है। z कितना हो जाएगा भाई, डेल्टा 3 बाय डेल्टा, डेल्टा 3 का वैल्यू कितना आपका आ गया सर, -9 आ गया सर, और डेल्टा का मान सर -9 आ गया सर, यानी 1 आ गया सर, यानी z का वैल्यू 1 आ गया। x का मान भी 1, y का मान भी 1, z का मान भी 1। अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं सर, वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि सही है कि गलत है। अब तीनों इक्वेशन में एलएचएस के तरफ कोई भी तीनों में से किसी भी पे x y z का मान रखिए, x y z के मान रखने पर यदि आरएचएस के बराबर आ रहा है तो सही है। जैसे पहले रखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, x का मान 1, y का मान 1, z का मान 1, 3, आरएचएस 3 आया, बिल्कुल, यानी ये हल जो है 100% सही है। तो लिख देना हेंस x बराबर 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑफ दैट क्वेश्चन। चलिए इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको। देखिए लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आता ही है। अब देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, और एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है सर। क्वेश्चन है सर आपका, क्या क्वेश्चन आपका ही है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ P एंड Q, P और Q के किस वैल्यू के चलते, P और Q के किस वैल्यू के चलते द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपका है क्या क्या सर, 2x प्लस पी वाई प्लस 6z इक्वल टू 8, पहला इक्वेशन है ये। दूसरा है x प्लस 2y प्लस QZ इक्वल टू 5। तीसरी बात, x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 4 हैज
फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन, सेकेंड आपका क्या हो जाएगा सर, ए यूनिक सॉल्यूशन, तीसरी बात इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को लिख के सोचिए, 2 मिनट बनाइए पहले अपने, आप खुद से बनाइए। नहीं दिख रहा ब्रो? ध्यान दीजिए। अब कहता है क्या P और Q का क्या वैल्यू होगा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, तीनों में P और Q का क्या क्या वैल्यू रखें जिससे कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नो सॉल्यूशन आ जाए। इस सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन में नो सॉल्यूशन आ जाए, इसके क्या मतलब हुआ, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नो सॉल्यूशन आ जाए, इसके मतलब ही हुआ कि इसका डेल्टा तो 0 होगा और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों के बीच में कोई एक चीज नॉन जीरो हो जाए। एक केस वो है। दूसरी बात क्या बोला उसने, इसका क्या P और Q का मान रखे ताकि यूनिक सॉल्यूशन आ जाए, मतलब डेल्टा 0 के बराबर नहीं होगा तभी यूनिक सॉल्यूशन होगा। तीसरी बात क्या बोला, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये क्या है, a1x b1y c1z, a2x b2y c2z, a3x b3y c3z और कांस्टेंट d1 d2 d3। अच्छा बताइए, सबसे पहले कांस्टेंट वाला टर्म लिखते हैं, डेल्टा लिख लेते हैं। तो कांस्टेंट वाला टर्म जो डेल्टा लिखेंगे तो कांस्टेंट 8, 5, 4 को हाइड करेंगे और x y z का जो कोफिशिएंट है सर उसको लिख देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे सर, 2p 6, 1 2 q 1 1 3। समझ में आया कि नहीं आया? 2p6 1 2 q 1 1 3। डेल्टा 1 x के कोफिशिएंट को हाइड करके उसके जगह कांस्टेंट वाला टर्म लिख दीजिए। तो 8 5 4 x का कोफिशिएंट हाइड करके कांस्टेंट वाला लिख दिया। अब y z वाला लिख दीजिए जो बचा है, p 2 1 6 q 3। सिमिलरली डेल्टा 2 भी ऐसे लिख सकते हैं आप। डेल्टा 2 में y का कोफिशिएंट को हाइड करके कांस्टेंट वाला टर्म रख दीजिए 2 1 1। अब y का कोफिशिएंट कितना है, p21, इसको हाइड करके इसके जगह आपको कांस्टेंट टर्म रख देना है 8 5 4। समझ में आ रहा है भाई? बिल्कुल। अब z वाला लिख दिए क्योंकि y को तो हमने हाइड किया है, तो z वाला क्या है 6q 3। यू राइट, नीचे तक दिखा है भाई? चलिए तो हम लोग डेल्टा 3 यहां पर लिख लेते हैं। डेल्टा 3 आपको क्या है, जेड का कोफिशिएंट को हाइड कर देंगे तो x का 2 1 1, p 2 1 और जेड का कोफिशिएंट 6q3 को हाइड कर दिया, उसको हटा के कांस्टेंट 8 5 4। अब सबका डिटरमिनेंट सॉल्व करके बताइए कितना कितना आया, बताइए खुद से कीजिए अपने से, बताइए कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, बताइए। हम लिख के रखे हैं पहले से, इसका वैल्यू निकाल के रखे हैं सुविधा के लिए, आप लोग खुद से निकालेगा। देखिए डेल्टा का जब मान आपका आया है वो p-2 इंटू q-3 आया है। डेल्टा 1 का जो वैल्यू आया है वो आपका आया है 4q-15। अभी सब सॉल्व नहीं ना करेंगे यार, अपने से करिएगा, बता दिए तरीका क्या करना है। 4q-15 p-2, डेल्टा 2 के मान कितना आ गया, 0 आ गया। डेल्टा 3 इक्वल टू कितना आपका आया, p-2 आया। चलिए लिख लीजिए इसको। आप देखिए एक बात समझिए, क्या समझना है समझिए ध्यान से।
कहता है क्या कि P और Q का, इस तीनों का आ गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब पहला आपका क्या है, नो सॉल्यूशन का केस है। नो सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ कि P और Q का क्या क्या मान होगा जिससे कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा। P और Q का क्या क्या मान होगा जिससे कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा। तो हम लोग अभी अभी कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी पढ़ाएं आपको, उसमें तीसरा केस में बताए हैं कि जब डेल्टा 0 के बराबर हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, जब डेल्टा 0 के बराबर हो जाए, मतलब ये जरूर 0 के बराबर होना चाहिए, डेल्टा 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन ध्यान सुनिएगा, डेल्टा 0 के बराबर हो जाए लेकिन डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 1, डेल्टा 3 इस तीनों में कोई एक नन जीरो आ जाए, कम से कम कोई एक नन जीरो आ जाए। अगर तीनों नन जीरो आ गए तो बहुत सही है, कम से कम एक नन जीरो आ जाए। नन जीरो मतलब क्या, 0 के बराबर नहीं है, कुछ मान आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, बोला कम से कम अगर एक भी नन जीरो है, मतलब डेल्टा 1 सिर्फ जीरो है, बाकी डेल्टा 2, डेल्टा 3 जीरो के बराबर है, तो भी इसके पास नो सॉल्यूशन होगा। अगर तीनों नन जीरो आ गए तो बहुत सही बात है, समझ गया। हाँ, अगर तीनों जीरो के बराबर सिर्फ नहीं होना, अगर जीरो के बराबर हो तो अलग केस बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, डेल्टा 0 के बराबर होना चाहिए नो सॉल्यूशन में, यानी P-2 इंटू Q-3 बराबर 0। ध्यान सुनिएगा, यानी P का मान कितना आ जाएगा आपका, P-2 इंटू Q-3 यदि 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या, ये वाला चीज भी 0 रहा होगा, ये वाला चीज भी रहा होगा, यानी P बराबर 2 और Q बराबर 3 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब वैल्यू रख के देखिए, अगर P यहाँ 2 रखते हैं तो डेल्टा 0 आ रहा है, अगर यही P आप अगर यहाँ रखते हैं तो भी डेल्टा 0 बराबर 0 है। अगर P आप यहाँ रखते हैं, Q अगर आप यहाँ रखते हैं, अगर आप ध्यान दीजिए, आपको क्या है, तीनों में से डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में आपको कोई नन जीरो बनाना है, कोई नन जीरो आपको बनाना है। तो आप ऐसा कीजिए ना, Q बराबर 3 ले लीजिए, Q आप 3 रख दीजिए तो 0 आ गया, Q 3 रख दिया, ये नन जीरो आ गया, चलेगा। अगर लेकिन P आप ले रहे हैं तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ इसका मान कितना, देखिए अगर P आप 0 लिए, 2 - 2 0 आ रहा है, ये यहाँ 0 लिए, 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। अगर ये भी 0 आ रहा है तब तो नो सॉल्यूशन का केस कहाँ बनेगा। नो सॉल्यूशन में क्या बताया था, डेल्टा 0 होना चाहिए, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 के अमंग तीनों में से कोई एक नन जीरो होना चाहिए, या तीनों 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, Q बराबर 3 कर देंगे। तो केस 1 में नो सॉल्यूशन कब होगा, जब Q 3 के बराबर हो जाए और P 2 के बराबर नहीं हो, तब ये केस होगा। Q जब 3 के बराबर आएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये नन जीरो आएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी नन जीरो आएगा। हमने क्या बताया था इनकंसिस्टेंसी में, नो सॉल्यूशन में, इनकंसिस्टेंसी मतलब हैविंग नो सॉल्यूशन, लिखा है सब चीज। अगर डेल्टा 0 के बराबर है और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 के मंग कोई भी एक नन जीरो है, मतलब कोई भी एक 0 के बराबर नहीं है, कम से कम कोई एक भी 0 के बराबर नहीं, अगर 2 0 के बराबर तो बहुत सही, 2 0 के बराबर नहीं है तो बहुत सही। यहाँ पर कुछ वैसा केस बन रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, डेल्टा 1 0 के बराबर है, Q बराबर 3 पुट करेंगे, 3 - 3 0। यहाँ पर यदि 3 पुट करते हैं तो इसका कुछ मान आ जाएगा, अरे मान नहीं आएगा यार, अब P 2 बराबर नहीं, 8 - 15 - 7 गुना P - 2 इसका कुछ मान आ जाएगा, 0 है ये है, और ये भी 0 पर नहीं आएगा, मतलब डेल्टा 1 और डेल्टा 3 जो है नन जीरो हो गया, इसीलिए क्या है, नो सॉल्यूशन है। तो इसका क्या होगा, Q जब 3 के बराबर और P 2 के बराबर नहीं हो तब ऐसा संभव है, तब ऐसा संभव, लिख लीजिए इसको। बिल्कुल सही, जब P 2 के बराबर नहीं होगा, Q 3 के बराबर नहीं होगा। आप जो समझ रहे होंगे उसको अच्छा लग रहा होगा। ध्यान दीजिए, दूसरा क्या कहता है, कब कब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए बताए हैं, पहला केस याद कीजिए, यूनिक सॉल्यूशन बताएं क्या, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो डेल्टा 0 के बराबर नहीं होगा। डेल्टा 0 के बराबर नहीं होगा से क्या मतलब हुआ, डेल्टा का मान कितना लाया है, P-2 गुना Q-3 0 के बराबर नहीं है। यानी कब 0 के बराबर यूनिक सॉल्यूशन कब बनेगा, जब P 2 के बराबर नहीं हो और Q 3 के बराबर नहीं हो। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन कब बनेगा, कहता है जब बनेगा जब P 2 के बराबर नहीं हो और Q 3 के बराबर नहीं हो, तभी यूनिक सॉल्यूशन का केस बनेगा। ठीक है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन बताया डेल्टा 0 को नहीं होना चाहिए। चलिए लिख लीजिए इसको। तीसरी केस क्या है,
तीसरा कहता है, सब चीज हम पीछे बता चुके हैं भाई, ऐसे हवा हम बात नहीं कर रहे हैं, सब चीज A to Z हम पीछे बता चुके हैं, ऐसे हवा हम बात नहीं करते कभी भी नहीं, समझ गया। अब तीसरी केस क्या है, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन आ जाए। इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन में बताए हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे आएगा। तो इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन आपका कब आता है, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन आपका कब कब आता है, डेल्टा 0 के बराबर हो और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 के बराबर भी हो। ध्यान दीजिए बात को, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन का केस कब बनता है, जब डेल्टा 0 के बराबर हो और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों 0 के बराबर हो, तब इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन का केस बनता है। लेकिन उसमें यूनो सॉल्यूशन में क्या था, इनकंसिस्टेंसी में क्या था, डेल्टा 0 के बराबर हो, तीनों में से कोई एक नॉन जीरो आ जाए। लेकिन इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन डेल्टा 0 के बराबर हो, सर मान लेंगे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी 0 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए कब कब 0 के बराबर हो, ध्यान दीजिए, अगर हम p का मान 2 ले लेते हैं, अगर हम p का मान 2 ले लेते हैं, देखिए 2 माइनस 2 0 आ गया आपका, तो डेल्टा 0 के बराबर p बराबर 2 q बराबर 3 आएगा ही, ठीक है। अगर p 2 ले लेते हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर p हम 2 ले लेते हैं तो 2 माइनस 2 0, ये पूरा 0 हो गया, 0 गुना 30 0, p 2 लिया 0 माइनस 30 0, ये 0 है ही, और 2 माइनस 2 0, मतलब p जब हमने, ध्यान सुनिएगा बात को, यानी जब हम p 2 के बराबर हमने, ध्यान जब हमने p 2 के बराबर लिया तो डेल्टा भी 0, डेल्टा 1 भी 0, डेल्टा 2 भी 0, डेल्टा 3 भी 0 आ रहा है। जब हमने p 2 के बराबर लिया तो डेल्टा 1 भी डेल्टा भी 0 बिल्कुल दिख रहा है, डेल्टा 1 भी 0, डेल्टा 2 भी 0, डेल्टा 3 भी 0, तब 0 के बराबर आ रहा है। और q आपको रियल नंबर ले लीजिए, q बिलोंग्स टू r, q आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, लेकिन p जब 2 के बराबर हो और q कोई रियल नंबर हो, तब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन आएगा। तो उसने क्या बोला, p और q के किस मान के चलते सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन होने के लिए क्या है, p के दो नो सॉल्यूशन होने के लिए क्या शर्त है, p 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, q 3 के बराबर होना चाहिए। अच्छा, और आपका यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या है शर्त है कि p 2 के बराबर नहीं होगा और q 3 के बराबर नहीं होगा, p इज नॉट इक्वल टू 2 एंड q इज नॉट इक्वल टू 3, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। और इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन होने के लिए क्या p और q का शर्त है कि जब p 2 के बराबर होगा और q कोई रियल नंबर होगा, तब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन होगा। होप सो आप लिख लेंगे, इसको लिख लीजिए, लिख लिए इसको, लिख लिया, लिख लीजिए इसको जल्दी से। लिख लिए होंगे आप, homogeneous system of equations, ध्यान दीजिए, a1x प्लस c1z, a2x b2y प्लस a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। कहता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमने ये लिखा, तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो इसका कांस्टेंट टर्म d1 d2 d3 ये तीनों 0 के बराबर आता है। ध्यान सुनिएगा फिर से, कहता है कि
a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर 0। इसमें जो कांस्टेंट टर्म d1 d2 d3 है, इसमें जो कांस्टेंट टर्म d1 d2 d3 ये तीनों 0 के बराबर है। इसीलिए अगर कांस्टेंट वाला टर्म 0 के बराबर है, इसीलिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कहलाएगा? होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा, होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। लिख लीजिए इसको। ठीक है। अच्छा, आप इसका डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों कैलकुलेट कीजिएगा। इसका आप डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 3, सुनिए ध्यान से, इसका आप डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 कैलकुलेट कीजिएगा। समझ गए? अगर ध्यान दीजिए, अगर डेल्टा 0 के बराबर नहीं है और x बराबर डेल्टा 1 बाय डेल्टा, y बराबर डेल्टा 2 बाय डेल्टा और z बराबर डेल्टा 3 बाय डेल्टा। ध्यान से सुनिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले इसका डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 कैलकुलेट कीजिएगा। आप पूछिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई साहब d1, d2, d3 को 0 0 मान लीजिएगा। अगर d1, d2, d3 0 0 है तभी ना होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। आप डेल्टा कैलकुलेट कीजिएगा। चूंकि डेल्टा 0 के बराबर नहीं है, यानी डेल्टा 1 तो आपका 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा, क्योंकि एक डिटर्मिनेंट का कंप्लीट रो यदि 0 के बराबर है तो 0 आएगा। बताएं, डेल्टा 2 0, डेल्टा 3 0। ये तो केस आपका बन गया यूनिक सॉल्यूशन का। ये केस आपका यूनिक सॉल्यूशन का ही आपका केस बना। देखिए लिंक आ रहा है आपका भाई, देखिए ध्यान से। तो यहां पर आपने क्या देखा कि डेल्टा यदि 0 के बराबर नहीं है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 0 के बराबर आ रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन तो होगा, इतना तो आपको पता है। इसके पास क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन जो x, y, z का जो मान आएगा वो 0 0 0 आएगा। x का मान भी 0, y का मान भी 0, z का मान भी 0। चूंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है तो x, y, z जो निकालेगा 0 0 आएगा। यदि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन में उसका तीनों वेरिएबल का वैल्यू x, y, z का मान 0 0 0 आए तो ऐसे को क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या होता है? ट्रिवियल सॉल्यूशन में आपका होता है कि डेल्टा ये x0, y0, z भी 0 आपका आता है, x भी 0, y भी 0, z भी 0 आता है। अगर यही केस हम डेल्टा 0 के बराबर है और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 भी 0 के बराबर है, ठीक है, डेल्टा भी 0, डेल्टा 0 बराबर, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 भी 0 के बराबर है, तब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास क्या आपका आ जाएगा? इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन आएगा। बिल्कुल, अगर इस सॉल्यूशन के पास इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन आएगा तो इसका x, y, z का वैल्यू 0 0 0 आएगा। तो इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन के केस में भी चूंकि x, y, z तीनों में 0 आया, जिसका हल निकाल के उसका सारा वेरिएबल का मान 0 आया तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है। क्या है? ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपका क्या होता है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देखिए x है, y है, z है, इस तीनों में कम से कम एक नन 0 आ जाए, मतलब एक यदि 0 के बराबर नहीं है, जैसे x 2 ले लिया, अब y 0 0 आ गया, ठीक है, या x बराबर 0 आ गया, y बराबर 1 आ गया, z बराबर 0 आ गया। तो यहाँ पर x 0 है, y नन 0 है, 0 के बराबर जो नहीं आता उसको क्या बोलते हैं? नन 0 है, y नन 0 है। तब ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या आपका आ जाएगा? तब ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में डेल्टा 0 के बराबर ही होता है। समझ गए? डेल्टा 0 के बराबर होता है। और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 देखिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या होता है? डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में आपका क्या होता है? डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 के एमंग कोई एक नन 0 आ जाएगा, मतलब इस तीनों के एमंग एटलीस्ट कम से कम एक जो आपका होगा वो नन 0 ही आएगा, कम से कम एक नन 0 आएगा। डेल्टा 0 को डेल्टा 1, डेल्टा 3 के में कम से कम एक नन 0 आएगा। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में
0 2 0। मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन है जिसमें एक्स वाई जेड का जो पेयर का जो मान आता है एक्स वाई जेड, उसमें एक नॉन जीरो हो। अगर पेयर में एक्स वाई जेड का मान जीरो आया तो ट्रिवियल यहाँ पर भी ट्रिवियल, यहाँ पर सिर्फ एक नॉन जीरो आ गया, इसीलिए क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। लिख लीजिए इसको। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या होता है भाई साहब, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में आपका डेल्टा जीरो के बराबर होता है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में डेल्टा जीरो के बराबर होता है। और देखिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में डेल्टा जीरो के बराबर हुआ और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 के एमंग कम से कम एक आपका नॉन जीरो आता है। ठीक है, होप सो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा वो लेक्चर। अगर आपने कंसिस्टेंसी यहाँ तक मेहनत की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग पात्र हैं। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद।